तब तक शायद देर हो जाएगी। बिल्कुल कर्नल सोढ़ी, क्या चीन को अब यह लगने लगा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद अब भरोसे के लायक नहीं है? जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैलेस के साथ हूं। जो भी महाशक्तियां हैं, जो दुनिया की तीन महाशक्तियां, रूस, अमेरिका, चीन, इन्हें जहां पे अपना फायदा दिखता है वो वही काम करते हैं। इन्हें अंतरराष्ट्रीय कोई भी पॉलिसी या प्लान से कोई लेना देना नहीं होता। हमने देखा अमेरिका ने डायरेक्टली हमसे से बात की, अपना एक नागरिक छुड़ा लिया, नेतन्याहू को साइड किनारे किया। यही चीज अब चीन भी कर रहा है। डायरेक्टली वो पीएलए से बात कर रहा है, जो बलोची जो फ्रीडम फाइटर्स का एसोसिएशन है बीआरएएस, उससे वो डायरेक्टली बात कर रहा है। क्योंकि इस वक्त चीन के लिए जो उसके सीपेक के अटके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 साल बाद 2027 में चीन ने ताइवान पे हमला करना है, और तब जो मलिका डिलेमा है उसको सर्कमवेंट करने के लिए सीपेक का पूरा यूटिलाइजेशन और पूरा सक्सेस होना बहुत जरूरी है। देखिए रोहित जी, जो आंकड़े हैं सीपेक के 36 प्रोजेक्ट जो कि 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं वो पूरे हो चुके हैं। 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो 5 बिलियन डॉलर के हैं, और 26 प्रोजेक्ट हैं जो कि 27 बिलियन डॉलर के हैं जो नेगोशिएशन में। यानी कि सीपेक बहुत भारी मात्रा में सफल हो चुका है। लेकिन इसे पूरा अंजाम देने के लिए जो भी वहां पे चीजें अटक रही हैं बलोची ये फ्रीडम फाइटर्स की वजह से, उसे चीन अब डायरेक्टली बात करना चाहता है। हमने देखा किस तरह से चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों को बुलाया, दोनों में सुलह कर दी। ऐसी सुलह की कि पाकिस्तान ने अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन था अफगानिस्तान में उसको अपग्रेड करके वहां पर काउंसिल जनरल से एम्बेसडर भेज दिया। और जो दस्तावेज साइन हुए तीनों देशों के बीच, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसमें एक लाइन साफ लिखी है कि अगर कोई भी आतंकवादी संगठन एक दूसरे के देश पे हमला करेगा तो उससे ये सारे देश इकट्ठे मिलकर निपटेंगे। यानी कि चीन के लिए बहुत इस वक्त जरूरी है सीपेक को पूरी तरह से अंजाम देना। क्योंकि जैसे मैंने बताया, पहला बड़ा चीन का सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो 2 साल बाद उसने युद्ध करना है। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, चीन ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही 10 लाख 1 मिलियन सुसाइड ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है, जो कि जिसकी डिलीवरी डेट 31 दिसंबर 2026 है। यानी कि 2027 की जो टाइमलाइन बार बार मैं बात करता हूं आपके चैनल पे, आपके प्रोग्राम में, जब ये ताइवान के लिए हमला करेगा, वो बिल्कुल उससे वो अंजाम दे रहा है। इसीलिए सीपेक का पूरी तरह से चलना चीन के लिए बहुत अनिवार्य है। तभी वो बलोचियों के साथ अब डायरेक्टली बात कर रहा है। ठीक है, अरविंद सिंह तेजावत साहब भी हैं इस वक्त मेरे साथ। तेजावत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ आंकड़े भी मैं अपने दर्शकों के लिए यहां पर रख रहा हूं कि बलूचिस्तान में हमने लगातार देखा कि चीनी इंजीनियर्स पर हमले हुए। 2021 से अब तक 20 से ज्यादा जो चीनी नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं। अब वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वहां पर तैनात करने की बात कर रहा है। 30 से ज्यादा लोग उनके घायल हुए हैं बीएलए के अटैक में। ग्वादर और हवाई अड्डे जैसे बड़े प्रोजेक्ट चीन के वहां पर ठप हैं। और अब नाराजगी चीन की इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने ब्रास से संपर्क साधा है। मेरा सवाल यह है, क्या चीन अब पाकिस्तान को इस हद तक नजरअंदाज कर रहा है कि वो डायरेक्ट अगर बलूचिस्तान से बात करता है, उनके लड़ाकों से बात करता है, तो इसको हम ये माने कि क्या एक स्वायत्त, एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह डील कर रहा है, जो बलूचिस्तान चाहता भी है? रोहित साहब, आज का जो हमारा पैनल है उसकी जो आम राय या आम धारणा है उससे मैं थोड़ा सा अलग नजरिया रखता हूं। क्योंकि पहले तो हमें चीज पूरी समझनी होगी। जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अजय चांडियल साहब ने जो सूचनाएं दी है उसमें एक जो चीज की जो कमी है वो ये है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर चीन वहां के लोकल लोगों से बातें कर रहा है या जो बलूच लोगों से वह बातें कर रहा है, तो वे लोग कौन है या उसकी प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कम है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा ये है रोहित साहब की सीपेक पूरा प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, हम सब लोग दरअसल मार्शल प्लान के बारे में जानते हैं, जो अमेरिका का मार्शल प्लान था, आप भी परिचित हैं, जो यूरोप को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए किया था। तो समझने के लिए हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सीपेक प्रोग्राम है चीन का, वह भी पाकिस्तान के लिए कुछ कुछ वैसा ही है। और दरअसल पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है
वो चीन के लिए काफी जरूरी है। भारत में कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के कारण भारत को जिस गति से अपनी विदेश नीति या अर्थनीति को जो मोड़ देना चाहिए था, वह नहीं दे पा रहा है। लिबरलाइजेशन पहले से ही 10-15 साल लेट हो चुका है और हमें उसको कोप अप करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान में हम लॉन्ग टर्म कोई प्लान तो नहीं कर सकते, पर शॉर्ट टर्म प्लान के लिए जिसमें कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, दोनों साथ में करें और फिर निकल आए अगर कोई भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है। पर एक तरफ हमने दरअसल बातचीत के दरवाजे भी पूरी तरीके से बंद कर रखे हैं, तो छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हो सकते थे वो भी नहीं हो रहे हैं। सीपैक केवल एक कॉरिडोर नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। और अगर वो कॉरिडोर गुजर भी रहा है तो वो भारत की भूमि से गुजर रहा है। आप जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वह भारत का ही हिस्सा है। पर भारत को जैसा रिएक्ट करना चाहिए था उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह चीन की एक विशाल अर्थव्यवस्था से यह सोचता है कि वह मुकाबला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सीपेक प्रोजेक्ट केवल एक गलियारा नहीं है, उसके साथ साथ बड़े बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है, रेल प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं और छोटे छोटे एसईजेड बन रहे हैं। तो उन एसईजेड में बहुत सारी जो आर्थिक गतिविधियां होगी और ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि अगर चीन वहां किसी तरीके से दखल अंदाजी कर रहा है अब बलूचिस्तान में, या कहीं ना कहीं वह कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसका लेवल क्या है और वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरी बात, मुझे ये ऐसा लगता नहीं है कि अगर वह सीधे सीधे वहां से करेगा, तो क्योंकि वहां की लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा और पाकिस्तान या कि वहां की जो सरकार है उसको विश्वास में लिए बगैर ऐसा कर पाएगा चीन, मुझे लगता नहीं है। तो इस मामले में रोहित साहब हमें ईमानदार रहना नहीं, पड़ेगा। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि हम विश्वास में लिया है या नहीं लिया है, मैं तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो डायरेक्ट जा रहा है वहां पर तो दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है, उसको कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है ना, यही तो मतलब हुआ। अदरवाइज जिस देश में वो काम कर रहा है उस देश की सरकार डील करे, लेकिन डील नहीं कर पा रही, ना सरकार ना सेना। रोहित साहब, ऐसा मुझे पूरी तरीके से नहीं लग रहा है। इसका एक कारण समझिए। दरअसल भारत के अलग अलग मीडिया हाउसेस इस चीज को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं और पिछले 2 दिन से भारत का एक खास मीडिया हाउस इस तरीके की खबरें जो हैं वो उसमें काफी कुछ सच भी हैं, तो वह प्रसारित कर रहा है। तो इसके पीछे एक कुछ कारण है। पर मुझे यहाँ दोबारा रोहित साहब ये कहना होगा कि अगर हमें भारत के बृहत्तर विकास को देखना है तो चीन से तो हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। हमें घरेलू स्तर पर हमारी नौकरशाही की जो हर्डल्स हैं उसको दूर करने पड़ेंगे और पॉलिसी लेवल पे एक रूपता लानी होगी। पर ऐसा एकदम बिल्कुल संभव नहीं है। यहां तक कि अंग्रेजों का भारत में जहां जहां सीधा सीधा राज था, उनको भी यहाँ देसी रियासतों को लूटने के लिए यहाँ के देसी राजाओं की जरूरत थी। यहाँ के लोकल कुछ ना कुछ उनको पपेट चाहिए। तो बिल्कुल, ये तो आप और मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि उनको विश्वास में लिए बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता है। और अगर उनका विश्वास है तो कहीं पे भी एक ही देश में 2 देशों की तरह कोई भी बाहर की हुकूमत ऐसा बिहेव नहीं करेगी। हमें यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी और कुछ नीतियों का पुनर्अवलोकन करना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि ज्यादा हम इफेक्टिव तरीके से बढ़ पाएंगे। पर अभी के समय में ऐसा लग रहा है कि खासकर बलूचिस्तान को लेकर कोई स्पष्ट नीति भारत के पास नहीं है, जिसकी जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल अवेकनिंग बनाने का काम है वो आप, मैं और हम सब लोग आज इस चैनल पे बैठकर कर रहे हैं। रोहित साहब। हाँ, सोनी साहब, आपको लग रहा है कि ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात सामने आ रही है, चीन और बलूचिस्तान के डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, इसमें किसी तरह का कोई फॉल्स प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं रोहित जी, देखिए फॉल्स प्रोपेगेंडा तो नहीं है। डेफिनेटली चीन बलोचियों के साथ डायरेक्टली बात कर रहा है और जो ये डायरेक्टली बात कर रहा है उसने ऑलरेडी पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुकूमत की हामी ले ली होगी और तभी वो डायरेक्टली बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, जहां तक चीन की बात है, चीन कभी पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आज सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण देश है चीन के लिए तो वो है पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरह से मलक्का डिलेमा को सर्कमवेंट करने में पाकिस्तान मदद करेगा, उस तरह से कोई और देश चीन की मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि मलक्का स्ट्रेट में से
चीन का 80% तेल और 90% व्यापार होता है। और अगर जंग के समय भारत की नौसेना ने या अमेरिकी नौसेना ने मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया, तब ये सीपेक जो कॉरिडोर है जो सिंजियान से लेकर ग्वादरपुर तक आता है, वो चीन के लिए लाइफलाइन होगा। तो कुछ भी हो जाए, हमने देखा ये जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, 22 अप्रैल को, उसके 5 दिन के बाद चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बोला कि चीन पाकिस्तान के साथ सैनिक तौर पे भी खड़ा है। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी हो जाए, चीन पाकिस्तान की दोस्ती नहीं छोड़ेगा। ठीक है। आप दोनों को फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन इस वक्त हमको सीधा